नमस्कार सभी को। मैं हूं कपिल भारद्वाज और 10th क्लास यानी कि बोर्ड क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले, तो पहले जाके उस लेक्चर को देखें। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके जाकर वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अभी हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस पर डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको रिकॉल थोड़ा सा करा दूं पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल्स ही है। तो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की थी, उसमें हमने की थी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, जिसमें कि ओनली वन वेरिएबल होगा, एक्स हो, वाई हो, ये जो जो भी हो, जो भी अलजेब्रिक नंबर आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, उसमें भी हमने जो बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल की। इन वन वेरिएबल में भी मल्टीपल क्लासिफिकेशन होते हैं पॉलिनोमियल के, बेस्ड ऑन इट्स हाईएस्ट पावर, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ आपको पिछले चैप्टर को। तो उसमें अगर पावर हाईएस्ट पावर अगर वन हो तो हम उसको बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर टू हो तो बोलते थे क्वाड्रेटिक, थ्री हो तो क्यूबिक। तो हमने क्यूबिक तक वहां पे बात की थी। अभी भी हम लीनियर पॉलिनोमियल की ही बात करेंगे, बट इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें तो उसकी जो जनरल फॉर्म थी, इफ यू रिकॉल, दैट वाज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, और आई विल से इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। क्योंकि x वेरिएबल है तो यहाँ पर p ऑफ x लगा। अगर ये y होता ए वाई प्लस बी तो हम इसको p ऑफ y लिखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते थे, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए। जीरोस मतलब ऐसा x की ऐसी वो वैल्यू जिसपे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसको जीरोस निकालनी है, उसमें एक तरह से सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम कहते थे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ ए। हमने कोएफिशिएंट के बारे में बात की थी कि ये b क्या है, b इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। मैंने बताया था कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल बोलते हैं, ऑफ दैट ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे पावर वन है तो ये x का, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता। ओके, तो अभी तक हमने ये हमने बात की थी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। अभी हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जिसमें x भी आएगा, y भी आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहाँ यूजफुल है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इफ यू कैन रिकॉल इट, कि एक स्क्वायर है, उसकी कोई साइड है जो वेरिएबल है, दैट इज x। इट कैन बी 5 10 व्हाटएवर इट इज। तो इसका जो पेरीमीटर होगा दैट इज योर 4x, और ये किसका फंक्शन है, मतलब किसके टर्म्स में लिखा जा रहा है, x के टर्म में। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए, कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होंगी जहां पे कि हमें दो दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हमको सिर्फ x नहीं पता है, x पता होते ही हमारा ये पैरामीटर निकल आएगा। लेकिन इसकी जगह अगर रेक्टेंगल हो तो इसकी आपकी हाइट हो गई x, और इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई y। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस y। अब देखिए ये क्या होगा आपका p ऑफ x अगेन, मतलब पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ, अब ये होगा p ऑफ x y। ओके, तो यहाँ पे क्या दो दो वेरिएबल है, तो आपको ना x पता है ना y पता है। तो आपको इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पावर एक की बात कर रहे हैं, डिग्री एक की ही बात कर रहे हैं। तो वही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को आप बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक तरह से अलजेब्रिक इक्वेशंस ही होती हैं, और जिनको अगर हम इक्वल टू जीरो कर दें तो वो इक्वेशंस बन जाती हैं। और एक और तरीके से जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पढ़ा था, हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, हम जब मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा बताया था जस्ट हल्का सा, तो उसमें हमने लिखा था कि p ऑफ x, जैसे ये है ax प्लस b, तो आप p ऑफ x को आप y लिख दो, ax प्लस b। हमने y क्यों लिखा, क्योंकि जनरली जो हमारा जो जनरली क्या ऑल द टाइम जो हमारा प्लेन होता है, ग्राफिकल प्लेन होता है, वो होता है x एक्सिस और y एक्सिस।
आप x की वैल्यू वेरी करते जाओ तो आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, आप उसे प्लॉट कर सकते हैं 1/1। तो इसलिए हमने उसको y इक्वल्स टू ax प्लस b लिखा। अब इसी को ही आप इस तरह से लिख सकते हैं, y आप सब हर चीज को आप इधर ले आइए, y माइनस ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है और जिसमें कि टू वेरिएबल है, y इज ए वेरिएबल एंड x इज ए वेरिएबल। तो हमने जो पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर उसको हम y के इक्वल रख दें, मतलब उसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी उसके इक्वल रख दें और उसमें दोनों को टर्म एक साथ ले आए इक्वल टू 0, दैट इटसेल्फ विल बिकम ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम अभी उसी के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। मैंने ऐसे रेक्टेंगल का एग्जांपल दिया, अभी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को लेते हुए हम समझते हैं कि इसकी जरूरत और कहाँ और कैसे पड़ सकती है। अब देखिए जैसे हमने एक बात की थी कि जब वो वन वेरिएबल में था तो हमको एक ही इक्वेशन चाहिए थी, उसको 0 के बराबर रख के हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो वेरिएबल है तो हमको हमेशा दो दो इक्वेशंस चाहिए और हर इक्वेशन किसी ना किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन का मतलब ही ये है कि वो किसी ना किसी कंडीशन और सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपको दो वेरिएबल, जैसे हमने रेक्टेंगुलर में कहा कि x और y है, आपको पेरीमीटर निकालना है, आपको या फिर पेरीमीटर दे रखा है और x और y निकालना, आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि देयर कैन बी इनफिनाइट मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y, जिससे कि वो p आपकी वैल्यू आ जाए। लेकिन आपको फिक्स्ड नंबर अगर चाहिए तो x और y में आपको एक और रिलेशन चाहिए, तो हम कह दें कि x यानी कि जो लेंथ है वो y की डबल है, तो x इज इक्वल टू 2y। तो आपको टू इक्वेशन आ गई, टू वेरिएबल आ गए, तब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनकी जरूरत क्यों है हमें पढ़ने के लिए। तो वो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अखिल है, वो एक मेले में गया किसी गांव में, एक्चुअली अखिला ऑफ कोर्स, एंड उसने मेले में जाके राइड एंड उसने दो दो गेम खेले, जिसका एक राइड ली उसने और एक गेम खेला जिसका नाम होपला है, कोई भी एक गेम है। अब उसने टोटल जो पैसे खर्च किए वो खर्च किए उसने 20 रुपीज, मतलब होपला की कोई टिकट होगी और उस राइड की कोई टिकट होगी। अब उसमें उसमें क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें कि ईच राइड कॉस्ट ₹3, एक राइड लेने के 3 रुपए लगते हैं और हुपला खेलने के उसके 4 रुपए लगते हैं। टोटल रुपए उसने खर्च किए 20। और एक और हमको सिचुएशन दे रखी है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो उसमें हमको दो सिचुएशन दे रखी हैं, तो इसके मतलब दोनों सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस। फिर उनको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है उसका प्रोसीजर ही हम इस चैप्टर में मल्टीपल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की जरूरत कहाँ हो, ये आपको समझ में आया। तो ये हर एक इक्वेशन एक सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है और जब हमारे पास दो सिचुएशन होंगी तो हम वहां से दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पहली इक्वेशन क्या बन गई, अब y को हमने क्या माना कि उसने हुपला y नंबर ऑफ टाइम्स खेला और जो राइड ली उसने x नंबर ऑफ टाइम्स ली। हमने दोनों को वेरिएबल मान लिया बिकॉज वी डोंट नो अबाउट बोथ, तो इसलिए जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हम वेरिएबल मान लो, फिर उन दोनों में रिलेशन रखो, उसके बाद फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है कि y इज टू 1/2 ऑफ x, उसने जैसे इक्वेशन में कहा था, कंडीशन में क्या कहा था, इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग जस्ट सिचुएशन जस्ट कंडीशंस, कि जो उसने हुपला गेम खेला वो जो राइड ली उसका आधा है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड ए गेम वाज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ही टुक द राइड। ओके, सिमिलरली और उसमें क्या है कि एक की कॉस्ट कितनी है, हुपला की कॉस्ट कितनी है 3 रुपए, राइड की कॉस्ट कितनी है 4 रुपए, और दोनों का टोटल जो खर्चा उसने किया वो क्या 20 रुपए, इसलिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड, जिसमें कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे बताएंगे कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, जिसमें x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन अब देखिए इसमें डायरेक्टली दे रखा है कुछ सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं, मैं उसको आपको बड़े ही एक कॉमन सेंस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या दे रखा है। देखिए जो सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस के, सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में याद होगा
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैराबोला आपका ऐसा हो सकता है, एक ही पॉइंट पे टच करे, ऐसा हो सकता है दो पे करे, ऐसा हो सकता है कि किसी पे करे ही ना। इसका मतलब है यहाँ पे उसके दो जीरो थी, यहाँ पे एक ही जीरो थी, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई जीरो ही नहीं थी उसकी। ठीक है, सिमिलरली हियर आल्सो इन दिस इन दिस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है कि उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो। कैसे होंगे मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और या फिर हो सकता है कि उनका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, या फिर हो सकता है उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो। मतलब एक ऐसा वन पॉइंट है, एक्स की एक एग्जैक्ट वैल्यू, वाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू है, जिसपे कि वो दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लीनियर और दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जिनको हम पहली इक्वेशन में रखें तो वो उसको सेटिस्फाई, मतलब क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और उसी पेयर ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रखें तब भी वो सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, मतलब दे बोथ सेटिस्फाई द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। जीरो और सॉल्यूशन में डिफरेंस अभी आपको समझ में आया होगा। जीरो का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू और वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे कि जो टोटल इक्वेशन की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, इसलिए होता है जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी। और सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू, सेट ऑफ एक्स एंड वाई वो वैल्यू जिसमें कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, मतलब दोनों में सहमति हो जाए, वो सॉल्यूशन है। कहीं भी हम जाते हैं, कुछ अगर आइडिया ऑफ क्लासेस हो रहा होता है, अगर सबके आइडिया एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं कि हाँ भाई ये सही है बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं ये तो सॉल्यूशन, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आए। वही सेम यहाँ पे एल्जेब्रिक इक्वेशंस में सेम तरीके से सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए लीनियर पेयर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये डिपेंडिंग करता है कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसके एक सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप, वन इज द इनकंसिस्टेंट एंड वन इज द कंसिस्टेंट टाइप। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो टाइप है, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि एक्स और वाई की किसी एक, एटलीस्ट किसी एक वैल्यू के लिए वो दोनों इक्वेशंस एट ए सिंगल टाइम सेटिस्फाई करती हैं, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक्स और वाई की कोई ना कोई ऐसी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसपे कि वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो बोलते हैं कंसिस्टेंस। लेकिन अगर कोई सेट ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू है ही नहीं जिनके लिए वो दोनों इक्वेशंस एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो सके, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आप इनके नाम से पता लग, कंसिस्टेंट मतलब डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एक्स और वाई की कोई ना कोई एक, एटलीस्ट कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसपे कि वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें। और इनकंसिस्टेंट जो एक्स और वाई की कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे कि वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिपेंड एग्जिस्ट करती हो, उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो एट द सेम टाइम, तो उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि यही चीज यहाँ पे सेम लिखी हुई है। ओके, अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए जैसे अब, हाँ अब ये कैसे पहचानेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन आएगा, कि आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, हाउ वुड यू नो कि इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा, एक भी नहीं होगा, और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कि वो कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी, उनको हम पहले ग्राफिकल मेथड से जानने पढ़ेंगे इस सेक्शन में। तो पहले इस चीज पे बात ना करते हुए पहले मैं आपको एक ग्राफ पर सीधे लेके चलूंगा, फिर वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे बाई कॉमन सेंस, बाई लॉजिक, कि किस तरीके से ये रिलेशंस जो डायरेक्टली फॉर्मूलों की तरह तरीके से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, वो लॉजिकली कैसे आती हैं, आपको वो समझनी किस तरीके से। देखिए अभी हम पहले ग्राफ की बात करते हैं, इस टेबल पर हम वापस आएंगे, सबसे पहले हम ग्राफ पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, वन इज दिस, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल्स टू 3y माइनस और प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है ये इक्वेशन, इसको ही बस एडजस्ट किया है। ये क्या है, 3y माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने आपको थोड़ा सा पॉलीनॉमियल में बताया ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं।
दो इस बुक का ये ग्राफ प्लॉट करना स्कोप में नहीं, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए 3y ये इक्वेशंस दे रखी है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है, तो आप क्या करिए कि y को एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। सिमिलरली यहाँ से भी y को एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, जो कि यहाँ पे रखा हो। आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाइए, बट x की वैल्यू इस तरीके से रखिए आप ताकि आपको इंटीजर मिले। आप कुछ भी रख सकते हैं, बट आपको वो रिप्रेजेंट करना ग्राफ में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से ट्वीट करके अपने नंबर को इस तरीके से रखिए x की वैल्यू को, ताकि y की वैल्यू आपको एक इंटीजर मिले, ताकि प्लॉटिंग में आसानी हो। जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y मुझे 2 मिल गया। जनरली हम क्या है x की वैल्यू पहले 0 रख के देखते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमको वो एक इंटीजर मिल ही जाता है, तो इसलिए हम पहले जनरली इट इज लाइक ए थंब रूल। तो ये 2 मिल गया, और जब हम 6 रखी तो हमने ये 0 मिल गया। आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे 6 इसलिए रखा ताकि हमको एक और आसान सी वैल्यू मिल जाए, ताकि ग्राफ को ड्रॉ करना इजी हो। तो ये 0,2 ये रिप्रेजेंट किया एंड 6,0 आपका ये रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली इसको भी हमने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे पहले हमने वैल्यू अगेन देखो x की वैल्यू 0 मानी, y की वैल्यू हमको -4 मिली, और इसकी x की वैल्यू 3 मानी तो y की वैल्यू हमको -2 मिली। ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। 2 पॉइंट मिल गए तो दोनों पॉइंट को मिला दो, तो वो हमारा एक ग्राफ हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, उसकी जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट से अगर आप एक पॉइंट है तो वहां से तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन जा सकती हैं इस तरीके से। इसलिए अब हमें ये नहीं पता कौन सी स्ट्रेट लाइन हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करे, इसलिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकती, यूनिक स्ट्रेट लाइन जा सकती है। इसलिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो ये देखिए, अब जब ये दोनों लाइन है ये यहाँ पे आके कट कर रही है, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है दिस इज लाइंग ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन एज वेल, और हर पॉइंट का अपना x वैल्यू होती है, y वैल्यू होती है। इसका मतलब उस पॉइंट के लिए, उस कॉमन पॉइंट के लिए x सेम और x और y की वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। अभी हम पीछे जाएंगे पहले। सिमिलरली ये एक ग्राफ है जहां पे कि ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और यहाँ पे अगेन ये कट कर रही है, तो इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। अब देखिए मैं सिर्फ ग्राफ से, ग्राफ को थोड़ा मुझे आइडिया देना था आपको। अभी हम बैक चलते हैं इस टेबल पे, कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को देख के, ओनली इक्वेशन को देख के आपको पता लगाना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट, यानी कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है, एटलीस्ट एक, या फिर इनकंसिस्टेंट कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, जो भी इक्वेशंस लिखी होती हैं, जैसे एक इक्वेशन है ये, इसका ये टर्म है 3x इज टर्म, 4y इज अनदर टर्म, 20 इज अनदर टर्म। x के आगे जो लिखा होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है 3, y के आगे जो लिखा होता है कोएफिशिएंट ऑफ y है 4, एंड दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो क्या होती है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देखिए जब भी आपको कंपेयर करना है कोएफिशिएंट को, हम किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन के लिए a क्या हो गया आपका 3, b क्या हो गया आपका 4, एंड c क्या होगा आपका -20। तो ये इस फॉर्म में ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन देखो यहाँ पे जैसे ये इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखा होता है, ये मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो पहले आपको 4 को इधर लेके आना है, क्योंकि आपको कंपेयर किससे करना है, इससे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंपेयर करिए। अगर आप इसी से कंपेयर कर देंगे तो आप क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4, बट c इज इक्वल टू 4 नहीं है, c इज इक्वल टू -4 है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है बिफोर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। अभी देखिए हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वो दोनों कहीं कट करेंगी कि नहीं करेंगी। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो मैं कहूँ कि एक इक्वेशन है मेरी a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये हम जो टेबल बनी हुई है वो किस तरीके से आती है। आपको मैं थोड़ा विजुअलाइज कराने की भी कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ विजुअलाइज कर सकें कॉमन सेंस के थ्रू कि हाँ ये इस तरीके से ही ये फॉर्मूले होने चाहिए। फॉर्मूले का ओरिजिन और उसकी समझ आपको होगी तो उस फॉर्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज लाइक जस्ट
आप थोड़ा सा दिमाग घुमा के उसको रियलाइज कर सकते हैं कभी भी, अगर भूल भी गए तो देखिए ये एक ग्राफ है जहाँ पे कि x और y है, ये दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को, जो x है, x एंड y आर वेरिएबल, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। इस टर्म की वैल्यू, मतलब y वाले टर्म की वैल्यू कितनी तेजी से चेंज होगी वो डिपेंड करता है इसके इस कोएफिशिएंट पे, इजंट इट। अगर ये 5 है तो हमने वैल्यू अगर 3 रखी तो 15 होगा, अगर ये 10 है तो वही 3 वैल्यू रखने पे ये 30 होगा। ओके, सिमिलरली इस टर्म की वैल्यू और x वाले टर्म की वैल्यू कितनी रैपिडली और स्लोली चेंज होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए ये जो c है, आप इसको एक तरह से ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज करो दो रेसर हैं, वो भागना शुरू किए। आप जो है यहाँ पे मैं एक लाइन खींच, ऐसे लाइन है, ये एक और लाइन है, इस तरीके से ये दो रेसर हैं, रेसर नंबर 1 मैं R1 बोल देता हूँ, रेसर नंबर 2। अब ये क्या है, यहाँ पे जो ये भाग रहा है, ये क्या एक्स और वाई प्लेन में भाग रहा है, इसका मतलब जब ये भाग रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे इस लाइन पे चलते हुए, इस रास्ते पे चलते हुए। अब वो कितनी तेजी से चेंज होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वो आपस में कहीं कट करेंगे मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर चढ़ के चलेंगे या फिर एक ही साथ चलेंगे तो वो मतलब क्या कहते हैं इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो मिलेंगे ही नहीं, पैरेलल चलेंगे रेल की पटरी की तरह जो कहीं मिलती ही नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड द कांस्टेंट टर्म सी। तो देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि यहाँ पे अगर ये A1 और A2, मतलब x कितना तेजी से वेरी कर रहा है इसका और x कितना तेजी से वेरी कर रहा है इसका, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, और B1 और B2 मतलब y वेरी कितनी तेजी से कर रहा है इसका और y वेरी कितनी तेजी से वेरी कर रहा है इसका, उन दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं है, आप खुद से इमेजिन करके देखिए कि जो एक एक इंसान जो भाग रहा है और जो दूसरा इंसान भाग रहा है, उनका जो जो चेंज इन गति है, जो जो डिस्टेंस कवर करने की स्पीड है, एक तरीके से आप उस तरह समझ सकते हैं, वो अगर दोनों की बराबर है या फिर एक रेशियो में है, तो वो हमेशा एक एक बराबर दूरी से हमेशा एक दूसरे को सेपरेट करते रहेंगे। लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कट जरूर करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आप लॉजिक आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, तो इसका मतलब है हमें सी से मतलब ही नहीं है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो वी डोंट केयर, कहीं से भी शुरू करो, अगर वो डिफरेंट है रेशियो तो वो कहीं ना कहीं जाके जरूर मैच करेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर जाके मीट करें। तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और उसकी वजह से उनका जो वो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट करेंगी, एक पॉइंट पर कट करेंगे तो उनका कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन का, अभी हम इस टेबल पर चलते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इमेजिन कराने की कोशिश की है। देखिए ये क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें A1 कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x1 मतलब x इन फर्स्ट इक्वेशन, A2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो हम इनको रेशियो कंपेयर करें, B1 B2 ये y के कोएफिशिएंट है और C1 C2 ये कांस्टेंट टर्म्स है। अगर ये बराबर नहीं है A1 बाई A2, जैसे मैंने बताया कि वो एक डिफरेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। तो इस केस में एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट मतलब एक ही जगह ऐसा मिल रहा है उनको जहां पे उनकी एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू के लिए वो दोनों के दोनों सेम, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तीनों के तीनों बराबर हैं रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे सोचिए कि आप और आपका दोस्त एक रेस में भाग लेने गए, आप किसी दूसरे डिफरेंट पाथ पकड़े या एक ही पाथ पकड़े, या फिर दो गाड़ियां चली, या तो वो एक ही पॉइंट से चलें या फिर वो डिफरेंट पॉइंट से चलें, लेकिन दोनों की स्पीड अगर सेम है तो वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी रेल की पटरियों की तरह, वो कभी भी एक दूसरे को कैच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। Such equations are called parallel lines. Sorry, I was talking about this one first, not this one. तो इसमें क्या है देखिए, इनिशियल पॉइंट आपका लाइक इस वाले में और इस वाले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि
यहाँ पे ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं रेशियो, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं है। देखिए मैं आपको इसमें अगेन वही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफिकल मेथड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज टू 0, ये है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज टू 0। देखिए ये मैंने क्या कहा था, C1 और C2 क्या है, एक तरह से आपकी पोजीशन से आप कहां से शुरू कर रहे हैं। तो ये कुछ एक फिक्स्ड दूरी है इन दोनों में, और जो a1x है और एक b1y इन दोनों का रेशियो क्योंकि बराबर है, इसका मतलब है कि x जो वेरी कर रहा है और y जो वेरी कर रहा है, और दूसरे का जो x वेरी कर रहा है और y जो वेरी कर रहा है, वो एक दूसरे का फैक्टर है। या तो वो 2 टाइम्स है या फिर इवन इक्वल भी है, दोनों का फैक्टर 1 हो सकता है, a1/a2 या तो 1/2 हो या 2 हो या फिर 1/3 हो 3 हो, जो भी है, बट दोनों का सेम है। इसका मतलब x एंड y आर वेरिंग ऑन द सेम पेस, इसीलिए वो कभी भी एक बार शुरू जहां से हुए उनमें जो मेंटेन है, गैप मेंटेन है, वो हमेशा वही मेंटेन रहेगा, इसीलिए वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। इनिशियल पॉइंट इज डिफरेंट बट they are having the same pace or multiple of the same pace, so they will keep going on their different path, this like having a separation, fixed separation जो initial point में था, तो इसलिए वो कभी भी meet नहीं करेंगे। That's why such lines will be parallel, और वो उनका कोई solution नहीं होगा। solution होने वाला वो कहीं ना कहीं कट करने चाहिए थे, लेकिन वो कट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये इन दोनों का रेशियो भी बराबर हो जाए C1 और C2 का, तो मतलब उनका इनिशियल पॉइंट भी सेम हो गया। इनिशियल ये यहाँ से चल रही है, दूसरी यहाँ से चल रही है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है। हो सकता है कि इनका स्पीड डिफरेंट हो, एक यहाँ पहुंचा एक यहाँ पहुंचा, लेकिन दोनों ने पाथ सेम ही, जो एक्स और वाई की वैल्यू पहला वाला करता जा रहा है, मतलब सेटिस्फाई करता जा रहा है, वही एक्स वाई की वैल्यू सेकंड वाला सेटिस्फाई करता जा रहा है। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो उस केस में तीनों के तीनों रेशियो हमारे बराबर होंगे। तो इस टेबल से आपको याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट लाइक इमेजिन इट लाइक दिस, कि अगर पैरेलल लाइन है तो उनका पहले एक्स और वाई के जो रेट है, मतलब कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर होगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट डिफरेंट होगा। अगर और अगर वो कोइंसिडेंट है तो रेट बराबर होगा, और उनका जो इनिशियल पॉइंट है जो सी है वो भी एक ही होगा। और अगर रेट ही डिफरेंट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल पॉइंट, तो वो कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी। तो ये हो गया हमारा, by just looking at the equations you can find out whether these lines are coincident, यानी कि मैनी सॉल्यूशन जिसमें तीनों के रेशियो बराबर हो, या फिर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, यानी कि रेशियो वो रेट ही डिफरेंट हो, रेशियो ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ वाई, कोएफिशिएंट का रेशियो वो डिफरेंट हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेशियो ऑफ सी, तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई बराबर हो, लेकिन इनिशियल पॉइंट दैट इज कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर ना हो, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं कहीं भी मैच होने नहीं वाली है, वो पैरेलल होंगी। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका एक सॉल्यूशन है कि मल्टीपल सॉल्यूशन है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब ये एक्सरसाइज है 3.1। आप इसमें देखिए यहाँ पे इनको कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि वो इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट उनको बोलते हैं जो बिल्कुल इनके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें कि तीनों के तीनों रेशियो बराबर होते हैं। तो देखिए इस अगर हम इसको करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, 6/2, और ये हो जाएगा -3/-1, और ये हो जाएगा आपका 10/9। ये क्या देखें, ये हो गया आपका 3, ये क्या हो गया आपका 3, ये क्या होगा 10/9। यहाँ पे क्या है, ए और बी के रेशियो तो बराबर हुए, लेकिन सी का रेशियो बराबर नहीं हुआ, इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन रेट दोनों का सेम है। इसका मतलब है कि वो पैरेलल भागेंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उनका, दे आर ऑलवेज दिस इज द इनकंसिस्टेंट केस। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ना आए, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें, हम उस को कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम उसके बारे में सॉल्यूशंस के बारे में एक दूसरी वीडियो भी बना सकते हैं।
अब देखिए ये तो होगा ग्राफिकल मेथड। अभी हम दूसरी बात करते हैं आपके एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने आपको उसमें बहुत सारा टाइम दिया ताकि आपका ये बिल्डअप हो जाए। अभी हम इसको थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाएंगे। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर आपको देखना है कि वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, फिर उस पॉइंट को मार्क करना है, वो उसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज ए ग्राफिकल मेथड। लेकिन एल्जेब्रिक मेथड में भी दो मेथड है। वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये सॉल्व करने का। कुछ ना आए तो ये वाला मेथड लगा दो। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग है एलिमिनेशन मेथड, पर पहले हम सब्स्टिट्यूट। देखिए इसका जो नाम सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्या आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दीज आर टू इक्वेशंस। मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल के टर्म में और उसको पहली इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। लेकिन कौन सी इक्वेशन में हमें, कौन सी इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के कौन सी वाली में हमको रिप्लेस करनी है, वो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। उसमें देखिए आप पहली में से निकाल के दूसरी में रख सकते हैं, दूसरी में निकाल के पहली में रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल के रख सकते हैं, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल के रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के शार्पली सोचते हुए करना है। जो इक्वेशन आपको हल्की दिखे, जहां पे कि आपका जो रीअरेंजमेंट है वो थोड़ा इजी हो, छोटे छोटे नंबर हो कोएफिशिएंट, उस इक्वेशन को हम जनरली चूज करते हैं टू substitute one variable into the another equation। देखिए यहाँ पे छोटी सी इक्वेशन देख रहे हैं, तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। देखिए यहाँ पे भी यही कर रखा है। ये आप यहाँ पे x वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 प्लस 15y बाई 7। अब देखिए इसको अगर आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी, नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे इजी हो जाएगी आपकी इक्वेशन। आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकाली तो x की वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। देखिए 7 3 माइनस 2y माइनस 15 इक्वल्स टू 2। आप उसको रीअरेंज करो तो आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई। एक तरीके से हमने क्या किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने एक सिंगल लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का आंसर क्या होता है, आप सिंपल वेरिएबल को एक तरफ रखो, सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो दिस वे वी गॉट y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू को आप उठा के किसी भी इन दोनों इक्वेशन में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपका फिर से एक वेरिएबल कम हो जाएगा। आप पहली वाली में रख दो। अब देखो अब फिर से अगेन वही कॉमन सेंस, आप ऊपर वाली में रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, इसलिए आप नीचे वाली में रखो ताकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, इजीली कैलकुलेशन हो जाए। इसलिए हमने उसको नीचे वाली इक्वेशन में रखा और यहाँ पाया x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू निकल के आई एक एक, तो इसलिए ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। एंड दिस इज ए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि हमको कोई ना कोई x और y की वैल्यू हमको मिल रही है जिसपे कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप आपको समझ में आया। उसमें कुछ नहीं है, आप एक इक्वेशन से, जनरली उस इक्वेशन से जो थोड़ी सी इजी हो मैनिपुलेट करने में, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जनरली x की निकालते हो, y की भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की y की वैल्यू आप रखो तो वो थोड़ी इजी सी आ रही है या फिर x की वैल्यू इजी सी आ रही है। आपको वो खुद से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उसको सोचना है। उसको वेरिएबल को वैल्यू निकाल के दूसरे वाली इक्वेशन में रख दो, फिर वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी और उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल टू अनदर इक्वेशन। देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या है, देखिए ये इस तरह इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए हमको। कैसे बनाएंगे हम, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Okay, that is just pun intended. Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. देखिए आपको आपको क्या है कि इसमें क्या है, दो दो उम्र के बारे में की बात की गई है। तो आप बोल दो कि आफ्ताब की एज जो है वो x है, प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रेजेंट से रेफरेंस लिया जा रहा है, जिससे रेफरेंस लिया जा रहा है उसकी बात करो। आफ्ताब और उसके सन की उम्र क्या है, y रख दो। वो कह रहा है 7 years ago, तो 7 years ago इसकी उम्र क्या होगी, पहले 7 साल पहले। इसकी क्या होगी, 7 साल पहले। अब इन दोनों में रिलेशन दे रखी है कि आई वाज 7 times as old as you were, तो ये वैल्यू है
वो इसकी 7 गुनी है। अगर मैं इसमें 7 का गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सिंपल। तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 y माइनस 7, तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। सबको एक तरफ रखो। तो ये अब इसको इधर ले जाइए, क्योंकि हम जनरली ए वाई ए एक्स, तो फिर इधर इधर ले आइए। तो x माइनस 7y, अब माइनस 7 है, ये प्लस 49 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये होगी पहली इक्वेशन जो आपकी यहाँ पे बना रखी होगी। ये t और s ले रखा है वेरिएबल, मैंने x और y लिया है, दैट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरी इक्वेशन क्या है कि आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर। 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों आफ्ताब की उम्र क्या होगी, x प्लस 3, और सन की वैल्यू क्या होगी, y प्लस 7। आप उसने कहा कि तीन टाइम्स बराबर होऊंगा मैं आपके, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अगर सन की वैल्यू में उम्र में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम गिवन सिचुएशन से हम इक्वेशंस बनाते हैं। ओके, अब देखिए सिमिलरली ये भी है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स 9। कॉस्ट ऑफ ये, तो आप इसमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल की मान लो x, कॉस्ट ऑफ इरेजर की मान लो y, और दोनों सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए आप ये इक्वेशंस इजीली बना सकते हैं, और आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिमिलरली ये एग्जांपल 7 एग्जांपल, आप इसको दोनों, टू रेल्स आर प्रेजेंटेड बाय दिस विद द रेल क्रॉस ईच अदर। रेल क्रॉस ईच अदर मतलब क्या है कि अगर उनका एक सॉल्यूशन हुआ तो वो क्रॉस करेंगे, अगर वो एक सॉल्यूशन से ज्यादा हुआ, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसको बिना सॉल्व करे ही हम बताएंगे क्या, इनके कोएफिशिएंट देख के। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, ये क्या हो जाएगा -4/-12, दैट इज 1/3। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कौन सी सिचुएशन थी, पैरेलल की, कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए ये रेल्स कहीं भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर की, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक 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 जो यहाँ पे ये कोई जैसे ये जो इक्वेशन बनाती है, आपको मैं एक और इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे इक्वेशंस बनाने में। ये तो बाकी आप सब सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल उसी मेथड से सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो 2 नंबर है, तो आप 2 नंबर को x और y मान लो। क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो डिफरेंस मतलब x में से y घटा, y में से x घटा, डजंट मैटर, आप कुछ में किसी में से कुछ भी उठा सकते हैं। तो x माइनस y का डिफरेंस कितना है 26। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, आपने x में से y को घटाया, इसका मतलब है कि x आपका बड़ा है और y आपका छोटा है। तो आपने कहा कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स, अब 3 टाइम्स कौन सा हो सकता है, अब x बड़ा है तो x मस्ट बी ग्रेटर, तो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू 3x, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से सोच के रखना है, आपने x में से y घटाया है, तो आपको x इज इक्वल्स टू 3y करना पड़ेगा, और आप y में से x घटा दे तो y इज इक्वल्स टू 3x करना पड़ेगा। तो आपको ये भी देखना है कि बड़ा कौन सा ले रहे हैं आप, छोटा कौन सा ले रहे हैं, बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप सारी इक्वेशंस बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अगेन इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एलिमिनेशन मेथड, हमको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत ही इजी भी है। लोग इसको जनरली अवॉइड करते हैं, लोग जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें मजदूरी बहुत है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, एक में से निकाला दूसरे में रखा, दूसरे में से निकाला किसी एक में रखा। बट ये एक कॉमन, एक तरह से यहाँ पे क्या है, आप तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ यहाँ पे। देखिए ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कॉमन सेंस लगाना भी सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए जनरली सबसे पहले क्या करो, आपकी जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो, और जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे उस इक्वेशन का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो x का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे में। तो आपको पता है 7 into 9 is equals to 63, 9 into 7 is equals to 63, so that is why the x का, तो हमको यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो मुझे बराबर करना है। तो अब जनरली मैं बराबर कौन सा कोएफिशिएंट करना चाहूंगा जिसमें मुझे छोटी कैलकुलेशन करनी पड़े, तो ये आपको थोड़ा सोच के रखना है।
तो यहाँ पे क्या है, ये y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो मैं चाहूंगा कि मैं y का कोफिशिएंट बराबर हो, क्योंकि मुझे छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, तो 327 x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया क्योंकि बराबर करना है मुझे, 12 ही करना है, तो ये हो जाएगा आपका 28 x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब देखिए ये क्या है, ये x जब साइन बराबर हो, उन दोनों कोएफिशिएंट का जो बराबर हो गए, तो हम दोनों इक्वेशंस को घटाएंगे। जब साइन डिफरेंट हो दोनों इक्वेशन, दोनों टर्म्स का दोनों इक्वेशंस में, तो हम उन इक्वेशंस को मतलब अगर साइन बराबर हो तो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट हो तो ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम है, तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते करते हैं हम जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो इसमें प्लस मानते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। सिंपल, जैसे घटाते हैं तो एक टर्म में से दूसरा टर्म घटाओ, तो 28 तो माइनस एक्स, ये क्या, ये तो दोनों कट गए क्योंकि ये प्लस का वो माइनस का है, इसमें तो करना होता है माइनस 2000, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 2000। आप इसको उठा के इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है, पर कैलकुलेशन बहुत ही आसान सी होती है। ओके, देखिए ये तो जस्ट स्टेप्स दे रखे हैं, आप वही जो मैंने बताया वही सब, बस वही स्टेप्स हैं सारे। हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो हम पहले, क्योंकि x के कोएफिशिएंट छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो हम उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, आप पहले ना कोएफिशिएंट को, पहले आप कोएफिशिएंट का रेशियो लेके देख लिया करिए, ताकि इसको आपसे ये पता चलेगा उससे कि इसके कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। है भी, है ही नहीं तो हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे क्यों। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले दोनों का रेशियो क्या है 1/2, दूसरे दोनों क्या है 1/2, ये क्या 8/7, ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, ये तो पैरेलल लाइन होती है, इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप क्यों निकालने जाए, हम उसको निकालेंगे नहीं क्योंकि इसका सॉल्यूशन कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सिमिलरली हियर दिस इज एक्सरसाइज 3.3, इसमें एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है। तो मैं अगेन इसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो कि जिसमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, ताकि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we add 1 to the denominator. If we add 1 to the, what is the fraction? तो फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन में क्या होता है x अपॉन y, तो x अपॉन y मान लो, तो न्यूमरेटर आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में अगर हम इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, x प्लस 1 किया, रेशियो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से एक घटाया, तो वो क्या हो जाता है 1। तो इक्वेशन क्या हो गया आपकी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो ये हो गया आपका x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या है, it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator only 1 ऐड कर दें, तो x को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ y में ऐड 1 किया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 और 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब देखिए इसमें y तो दोनों का कोएफिशिएंट बराबर ही है, तो आपको उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल एलिमिनेट करो इसको। अगर मैं इस वाली बीच वाली को यहाँ से मिटा दूं, जस्ट टू सॉल्व देम, ये तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो 0 0 तक कोई मतलब नहीं बनता, ये दोनों कैंसिल, तो x माइनस 2x इज योर माइनस x, दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 2, तो ये हो गया आपका माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, क्या हो गया x इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस 1। ओके, रीअरेंज करके देख सकते हैं, x मेरा माइनस 1 आ गया, इसमें आप उठा के रख दो, माइनस 1 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस y इज इक्वल्स टू 3,
y इज टू -3। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, x बाई वाई, x क्या है आपका -1, y क्या है आपका 3, -3 इज टू 1/3 इज योर फ्रैक्शन। इस तरीके से आप इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं और आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले आप ये जरूर पता लगाया करें रेशियो लेके कि इनके एक सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब है कि वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है दोनों इक्वेशंस, और डिपेंडेंट है अगर सॉल्यूशंस हैं तो। इस तरीके आप, ये समरी है, आप समरी को जरूर, मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक शब्द आप जरूर पढ़िए, जहां भी कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमको जरूर बताएं, हम उन जितने भी डाउट्स हैं हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। और अगर सेम ही डाउट बहुत सारे लोगों का हुआ तो हम उस पर एक लाइव लेक्चर या फिर अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म होता है, अभी के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड क्लासेस। थैंक यू।